सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का पाठ क्रमांक 2, जिसका नाम है ल्हासा की और। विद्यार्थियों, इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन एक घुमक्कड़ लेखक हैं और उन्होंने ल्हासा यानी कि तिब्बत की राजधानी की एक बार यात्रा की थी, उसके बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय करते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननियाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ यानी यूपी में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी कि वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, यानी कि वे बहुभाषी थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इसमें है मेरी जीवन यात्रा यानी 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो और दिमागी गुलामी एवं घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया, यानी कि लुप्तप्राय यानी जो लुप्त होने योग्य है उनका वापस उजागर किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी कि वे यात्रा पर जाते थे और उनके बारे में वर्णन करते थे। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यानी कि घूमने से क्या क्या होता है उसके बारे में राहुल जी ने बताया कि एक तो मनोरंजन, ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान बढ़ता है, और अज्ञात स्थलों यानी जिसके बारे में जानकारी नहीं है उनकी भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान, यानी उनकी भाषा और संस्कृति हम अपनाते हैं और वो हमारी भाषा और संस्कृति का अपनाने का प्रयत्न करते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो इस पाठ में क्या दिया गया है वो बता रहे हैं। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, यानी कि तिब्बत यात्रा। ल्हासा जो है तिब्बत की राजधानी है और वहाँ की जब यात्रा की थी उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया और किस रास्ते से किया था, किस रास्ते से यात्रा की थी, नेपाल के रास्ते से। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह एक यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, यानी कि भिखारी के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आइए विद्यार्थियों, पाठ की शुरुआत करते हैं ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरिक कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं
हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। किस रास्ते से? नेपाल से तिब्बत जाने के रास्ते से। यानी कि जब फरी कलिम्पोंग जो बाद में रास्ता खोला गया उससे व्यापार का आदान प्रदान होता था। तो जब वो ये नहीं था तो इसी रास्ते से जो है नेपाल और हिंदुस्तान की चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन यानी फौज या सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी त्यागा हुआ कह सकते हैं, और जिसको छोड़ दिया गया हो, ऐसा किला चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। कहाँ पर? उस चीनी किले में। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। यानी कि जाति पाति छुआछूत और औरत वहाँ पर पर्दा नहीं रखती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी कि जो भिखारी लोग हैं उनको लोग घरों के अंदर नहीं आने देते, बाकी तो आप अपरिचित हो तो भी घर के अंदर जा सकते हो। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। टोटीदार बर्तन यानी जिसको कहा जाता है खोटी। तो आप मान लो चाय मक्खन वगैरह देते हो, किसी को भी अपरिचित को भी देते हो वहाँ पर, तो वह आपको आपके लिए चाय बनाकर ले आएगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। यानी कि आपने जो मक्खन दिया है और आपको शक है कि ये मक्खन पूरा इसके अंदर नहीं डालेंगे, चाय में नहीं डालेंगे, तो आप वहाँ खुद वह मक्खन चाय में डाल सकते हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। राहदारी यानी रास्ते का किराया। तो लेखक बता रहा है कि हमने दोनों चीटें उसको दे दी। किसको? राहदार को। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमति एक लेखक का साथी था, तो कह रहा है कि वहाँ पर सुमति के जान पहचान के लोग रह रहे थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। यानी कि जब हम 5 साल बाद वापस आए थे इसी रास्ते से, तो हम भिखारियों के वेश में नहीं थे। लेखक ने यात्रा जो है तिब्बत की यात्रा भिखारियों के वेश में की थी, क्योंकि आम आदमी को वहाँ पर जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। तो लेखक ने भिखारियों का वेश धारण किया और तिब्बत की यात्रा की। तो कह रहा है कि जब हम 5 साल बाद वापस इसी रास्ते से आए थे तो हमने भिखारियों के वेश में नहीं, घोड़ों पर सवार होकर आए थे। और हम गांव के भिखमंगे के, किंतु उस वक्त तक किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर हैं। खासकर शाम के वक्त
छंग पीकर बहुत कम हो श्वास को दुरुस्त रखते हैं। यानी कि शाम के समय वहाँ के लोग क्या पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उनको ज़्यादा होश वगैरह नहीं रहता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पाठ ल्यहसा की ओर का लेखक परिचय और थोड़े से पाठ की शुरुआत की है। तो अगले वीडियो में हम पाठ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।